वेलकम टू एकेडमी कैंपस। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम बात करेंगे समरी का। हम लोग जो अब तक पढ़े हैं उसको रिवीजन के तौर पर एक बार इसको देखा जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होगा। एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, वही हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले समरी देखते हैं कि हमने आज तक क्या समझा है, क्या जाना है। एक बार रिवीजन आपका हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? मैटर। मैटर हम लोग जाने क्या होता है। मैटर यानी कि कोई भी सबस्टेंस क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, कैसे? इसका डिफिनेशन क्या था? एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये हमने पढ़ा था। कोई भी चीज उसके पास क्या हो, स्पेस हो, और स्पेस के साथ क्या हो, मास हो। ठीक है, स्पेस हो और मास। स्पेस को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पेस को वॉल्यूम भी कह सकते थे, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो ऐसा चीज जिसके पास वॉल्यूम हो और मास हो वो क्या है, वो मैटर है। ठीक है, मैटर को देखिए दो भाग में बांटा गया। ठीक है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमें इस चैप्टर में फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, अगले चैप्टर में आने वाले चैप्टर में आगे की क्लास में हम केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो आइए फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखें कि हम लोग क्या पढ़े हैं। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने ये जाना कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। ठीक है, जो हमारा मैटर था किससे बना हुआ है, टीनी पार्टिकल से। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना। पार्टिकल्स क्या होता है, मैंने बताया कि आप एज्यूम कर सकते हैं कोई भी छोटा छोटा स्फेरिकल बॉल टाइप चीज से मिलकर एक बड़ा सॉलिड बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गए। वो इतना छोटा है कि आप उसको एज्यूम बस कर सकते हैं, अपने आंख से देख नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया टीनी पार्टिकल। ओके, आइए देखते हैं दूसरा। हमने क्या जाना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोग समझ तो लिए कि जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये हम लोग देखेंगे कि किस प्रॉपर्टी के बेस्ड वो काम करता है। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3 ये तीनों हम लोग पढ़े। पहला क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर इसके पास क्या है, स्पेस है, उसके बीच में स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूविंग, उसमें लगातार मूवमेंट हो रहा है, लगातार वो यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रहा है। जैसे कि पार्टिकल से हमेशा ये मूवमेंट में है। ठीक है, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो, गैस में और लिक्विड में तो होता ही है, मैंने बताया ही था, सॉलिड में भी होता है। तो ये हमने जाना कि कंटिन्यूसली मूविंग करता है और अट्रैक्शन ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में, ये भी बताया था, लिक्विड उसके बाद गैस में। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन ईच अदर। ठीक है, उसके पास क्या होता है, अट्रैक्शन ईच अदर, उसके पास होता है अट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या है। स्टेट ऑफ मैटर, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ उसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़े। स्टेट ऑफ मैटर में हमने पता है कि शुरुआती दौर में तो मैंने बताया कि जो होता है स्टेट ऑफ मैटर 3 प्रकार का, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमने जाना था। लेकिन उसके बाद आखिरी समय में मैंने ये भी बताया कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं आगे रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने पर ये उन्होंने बनाया अपने हाथ से, उन्होंने 2 स्टेट और बनाया। ठीक है, जो कि एक था प्लाज्मा और दूसरा क्या था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। वैसे तो और भी लोग बना रहे हैं, कोशिश की जा रही है बनाने की, लेकिन अभी तक इतना ही वेरीफाई हुआ है, इसलिए इतना ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, प्लाज्मा जो था इसको आप नेचर में भी देख सकते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है इसको बिना बनाए आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हमने जाना था, ये सबके डिफरेंसेस की हम लोग बात की थी। ठीक है, आइए कुछ समझ लेते हैं क्या हमने बात की थी। जैसे कि सॉलिड जो होता है उसका क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वैल्यूम होता है। सॉलिड के पास क्या होता है, डिफिनिट शेप और डिफिनिट वैल्यूम होती है, हमने पढ़ा था। जबकि लिक्विड के पास क्या होता है, डिफिनिट शेप तो होता है, हाँ, डिफिनिट शेप नहीं होता है। देखिए, नो डिफिनिट शेप, और बट वैल्यूम जो होता है ये डिफिनिट होता है, ये हमने जाना। गैस में क्या होता है, दोनों नहीं होता है, नो शेप नो वैल्यूम, कोई डिफिनिट नहीं होता है। वैसे ही अगर डेंसिटी की बात कर लो तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होता है, सॉलिड में। उसके बाद डेंसिटी लिक्विड में, उसके बाद
गैस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सॉलिड में, और सॉलिड से कम होता है लिक्विड में, लिक्विड से भी कम होता है गैस में डेंसिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, रिजिडिटी की, और भी ढेर सारे हमने बात की थी उसमें, ठीक है। आइए कंप्रेसिबिलिटी की कुछ देख लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या था। हमने देखिए कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या था, सॉलिड में एकदम कम था, यानी हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है। जबकि लिक्विड को हम कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा सा कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और जो गैस उसको तो बहुत ज़्यादा हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था CO2, ठीक है। बताया था CO2 कैसे कंप्रेस किया गया था, कैसे ड्राई आइस बना था, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि रिजिडिटी हो गया। सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड में रिजिडिटी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्डनेस होता है सॉलिड, ठीक है, किसकी अपेक्षा में, लिक्विड के और गैस में, ये भी हमने देखा था। और भी चीज़ें हैं जैसे कि इन तीनों चीज़ों में, तीनों स्टेट में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानना है। क्या है, देखिए सॉलिड लिक्विड गैस, अगर हम इस पर बात कर लें तो क्या है, हैव स्पेस बिटवीन देम, किस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। देखिए ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है, गैस में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। अगर इसकी बात कर ले हम, ठीक है, तो क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग सबसे ज़्यादा कौन करता है, सॉलिड लिक्विड की गैस सबसे ज़्यादा कंटिन्यूसली करता है गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। उसी तरह अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स किसमें, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमने इसमें जाना, ठीक, स्टेट ऑफ मैटर में। और ये चीज़ें हैं इसमें भी हमें ये जानना जरूरी है। तो ये यहाँ पे हमने यहाँ तक जाना। उसके बाद हमने क्या जाना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट हमने जाना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमने ये जाना कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, इसको हम अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर को घटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही हमने जाना। तो इससे हमने क्या समझा कि जो इसमें चेंजिंग किया जाएगा तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रेशर को कम करना पड़ता है और टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। तो ये दोनों चीजें हमने जाना है। तो इसको चेंजिंग लाकर हम लोग क्या किए, स्टेट बदल दिए, यानी फेज को चेंज कर दिए। अब उसके बाद हमने जाना कि जब फेज चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस, या गैस से सॉलिड, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम लोग जाना। तो क्या है प्रोसेस, देखिए सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो क्या कहते हैं, फ्यूजन, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में गया फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड बना सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। उसी तरह गैस से लिक्विड से गैस में गया तो क्या हुआ, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में गया तो कंडेंसेशन, ठीक है। सॉलिड से अगर डायरेक्टली जाता है, सॉलिड से अगर डायरेक्टली जाता है गैस में, ठीक है, कन्वर्सन, तो क्या होगा, सब्लिमेशन। और अगर गैस से आता है सॉलिड में डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या कि बीच में लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, जैसे कि कैम्फर, हमने बताया था कैम्फर यानी कपूर, कपूर को जब जलाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट वो गैस बनकर उड़ जाता है, तो वो हो गया। नैप्थलीन बॉल हो गया, जो कि आप अपने कपड़े पे रखते हैं, जो टाइप का छोटा सा व्हाइट रंग का बॉल रहता है नैप्थलीन, वो भी डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। इसी तरह अमोनियम जो हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, तो वो सब भी चीज़ें हैं। तो ये जो सॉलिड से जो गैस में जाता है डायरेक्टली, गैस से सॉलिड में आता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या था, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेल्ट करना कुछ, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि उस टेम्परेचर, कोई ऐसा टेम्परेचर हो जिसपे कोई सॉलिड मेल्ट कर जाए, ठीक है, पिघल जाए, उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। या हम कह सकते हैं कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में कोई ऐसा टेम्परेचर पे, वो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कोई ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड या वाटर, लिक्विड जो हो, लिक्विड क्या करे, बॉयल कर जाए, बॉयल यानी कि खौल जाए, खौले, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगर हम हीट करते जाते हैं तो क्या होता था, गैस में चेंजिंग हो जाती थी, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता था, ये हमने देखा था। बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था कि कितना था, 373, क्या था,
केल्विन था, 373 केल्विन था। केल्विन को चेंज करने के लिए भी हमने बताया था, केल्विन को कैसे चेंज करते हैं सेल्सियस में, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे, देखिए अगर केल्विन से चेंज करना है, केल्विन से चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करना पड़ता था, केल्विन से चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस में हमें माइनस करना पड़ता था 273 का, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता था, ऐड करना पड़ता था 273 का, ठीक है। ये प्रोसेस भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, आपके काम आएगा आगे। उसके बाद हमने देखा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, इससे पहले हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़े, उसके पहले हमने देखा था कि लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट यानी कोई ऐसा हीट जिससे कि स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस चेंज हो जाए, लेकिन उसका टेम्परेचर रेज ना करे, बढ़े नहीं, वो हिडन रहे टेम्परेचर, ठीक। अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं सॉलिड में, यानी आइस को अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, यानी कि उसमें लेटेंट हीट काम किया था, ठीक है। तो लेटेंट मतलब क्या होता है, हिडन होता है, हिडन, ये भी मैंने बताया था। अब इतना समझ आया कि लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वही अगर 1 kg ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड उसी मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, अगर वो करता है तो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है एकदम। और एकदम सेम ऐसे ही ये क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी था। क्या था वेपराइजेशन में, कि हम लोग हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर रेज ना हो, यानी कि लेटेंट हीट उसमें काम करे और लिक्विड से चेंज हो जाए वेपर में। कितना, 1 kg लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म या कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। उस हीट को क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहेंगे, ये कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अमाउंट, ये अमाउंट है, अमाउंट ऑफ हीट, समझ आएगी बात। उसी तरह वो भी था, ये भी सेम चीज है, मैंने बताया था, आपको भी समझ में आया था। अब उसके बाद हम लोग देखे थे इवेपोरेशन क्या था। इवेपोरेशन क्या होता है, देखिए इवेपोरेशन यानी कि कोई भी लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, जैसे कि वाटर है, वाटर कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म, ठीक है, या वेपराइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है या वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसको क्या करे थे, इवेपोरेशन। लेकिन इसमें कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, BOI, बॉइलिंग जो पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका टेम्परेचर इवेपोरेशन का, ठीक है। यानी कि हम बॉइलिंग पॉइंट तक इसका टेम्परेचर राइज भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद इवेपोरेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते थे। कैसे, अब इवेपोरेशन देखिए काज करता था, क्या करता था, कूलिंग काज करता था। इवेपोरेशन काज क्या, COLLING, कूलिंग। इवेपोरेशन के द्वारा क्या होता था, अगल बगल सराउंडिंग में कूलिंग हो जाती थी। अब इवेपोरेशन कैसे होता था, अगर कोई लिक्विड है, आप अपने हथेली में लिक्विड रखते हैं तो क्या करता है, आपके हथेली के चारों तरफ का जो भी एनर्जी है, जो भी हीट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करता था, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने पास इतना टेम्परेचर रेज कर लेता था कि उस जो पार्टिकल्स है उस लिक्विड का, जो कि उड़ने वाला है, जो वेपर फॉर्म में चेंज होने वाला है, उसका जो पार्टिकल, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको कम करके क्या किया, फ्री हो गया। फ्री हो गया तो क्या हो गया, वो गैस फॉर्म में चेंज हो गया। यही प्रोसेस हो रहा था इवेपोरेशन में, ठीक है, इसलिए वो कूलिंग का किया, क्योंकि अपने चारों तरफ का हीट ले रहा था। अब क्या फैक्टर अफेक्ट कर रही थी इवेपोरेशन को, ठीक है, अगर इवेपोरेशन का रेट बढ़ा दें, ठीक है, रेट बढ़ाने के लिए क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, तो इवेपोरेशन राइज करेगा कब, या इवेपोरेशन का रेट कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड देन इवेपोरेशन रेट इज आल्सो रेज्ड, ठीक है, राइज। तो फैक्टर क्या है, उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था, सरफेस एरिया था। सरफेस एरिया को अगर बढ़ाते हैं तो क्या, इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। तीसरा क्या था, विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी कि जो हवा तेजी से चल रही है उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी फास्ट होगा, यानी इसका रेट बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी में याद रखिएगा, ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए, यानी कि ह्यूमिडिटी कम होगा तब रेट बढ़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, रेट कम हो जाएगा। जैसे कि बारिश के मौसम में आप देख ही रहे हैं कि उसमें कोई भी आपका कपड़ा सूखता नहीं है जल्दी, क्यों, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी से क्या मतलब है कि जो हम लोग का इन्वायरमेंट है, जो एयर है, उसका एक कैपेसिटी होता है कि उतना ही अमाउंट में वो ह्यूमिडिटी या उतना अमाउंट में वो वेपर फॉर्म को अपने साथ रखेगा, अपने साथ
कंडेंस करेगा, ठीक, अपने साथ में रखता है, तो उस अमाउंट, इस लिमिट को क्रॉस वो नहीं करना चाहता, वो नहीं करेगा। और उस अगर लिमिट पहले से वो कंप्लीट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी पहले से ही ज़्यादा है, तो क्या करेगा, इवेपोरेशन नहीं होगा या बहुत बहुत जरा सा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था, डिफ्यूज़न देखा था और मोशन ऑफ पार्टिकल्स देखा था, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न में हम लोग इसका एग्जांपल लिए थे KMnO4 का, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का लिए थे, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का, या इंक का लिया था, जो कि हम लोग वाटर में इंक डाल देते थे तो क्या होता था, जो इंक रहता था अपने आप धीरे धीरे क्या फैल जाता था, यानी डिजॉल्व हो जाता था वाटर में। उसी तरह KMnO4 भी अगर हम डालते थे तो धीरे धीरे वो पूरा पिंक कलर का हो जाता था, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को डिफ्यूज किया, ठीक है। तो डिफ्यूजन का क्या डिफिनेशन था कि कोई दो सबस्टेंस आपस में अगर मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, ठीक है, अपने आप, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक। उसी तरह मोशन ऑफ पार्टिकल हमने पढ़ा। मोशन ऑफ पार्टिकल में क्या था कि 3 प्रकार के मोशन पार्टिकल करते हैं, ठीक है। पार्टिकल हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन। पहला क्या था, ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा क्या था, वाइब्रेशनल मोशन, तीसरा रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या था, ये देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन टी से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो ये क्या था, स्ट्रेट, जैसे कि पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में जाता था, स्ट्रेट में, सीधा स्ट्रेट में जा रहा है, ये पार्टिकल है इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह नहीं, बस सीधा जा रहा है, तो क्या स्ट्रेट, यानी कि वो ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है। रोटेशनल क्या था, यानी कि वो एक, जैसे पार्टिकल है एक एक्सिस पे मूव कर रहा है, जैसे कि ये एक्सिस से मूव कर रहा है, जैसे कि हम लोग को पृथ्वी मूव करती है, ठीक है, तो रोटेशनल हो गया। वाइब्रेशनल क्या हो गया, वाइब्रेशन यानी कि जैसे कि पेंडुलम का हम ऐसे लटका देते हैं, ठीक है, उसके बाद टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे, ठीक है। ये देखिए, ये पेंडुलम है, ऐसे जाता है, तो क्या हो गया, इधर भी जाएगा, तो वाइब्रेशन हो गया। या जैसे कि पार्टिकल है ये, तो ऐसे, ठीक है, ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे जाएगा, तो ये क्या हो गया, वाइब्रेशनल मोशन। तो ये सब हमारे पार्टिकल्स शो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमने पढ़ा था, कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी, हाँ देखिए, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा क्या था, देखिए मैं इसको इस तरह अरेंज क्यों किया हूँ, सबसे पहले BE से यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और लास्ट में प्लाज्मा, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप हीट देंगे तो क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस में चेंज होगा, और किसी गैस को आप बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, ठीक है, इतना कि वो एक एनर्जेटिक या एक चार्ज बन जाए, ठीक है, और वो भी एक प्रकार का गैस होता है, अलग टाइप का गैस होता है, तो क्या होता है, वो प्लाज्मा स्टेट में चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो, ठीक है। इसलिए इस सेक्वेंस में रखा गया, यानी कि इधर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसको एक प्रकार से देखा जाए, इधर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक, इधर एनर्जी क्या है, इधर एनर्जी कम है। क्यों, सॉलिड को, अगर कोई सॉलिड जैसे आइस हो गया, ठीक है, उसमें कम उसमें हीट है, अब क्या है कि उसको और ठंडा करते जाएं, ठीक है, 100,000 टाइम्स उसको ठंडा किया जाए, इतना ज़्यादा, तो क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म कर जाएगा, एक स्टेट होता है, ठीक है दोस्तों। और प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जैसे कि सूरज हो गए, तारे हो गए, उसमें जो भी चीज़ें पाई जाती है जिसके द्वारा वो चमकता है, प्रकाश देता है, ठीक है, तो वो प्लाज्मा ही होता है, वो प्लाज्मा का कारण होता है, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि सत्येंद्रनाथ बोस थे, इसलिए उनके पीछे का जो बी से नाम था बोस, उसी से बी बना, और ई से बोस आइंस्टीन, ई से कौन थे, आइंस्टीन, एक आइंस्टीन हमारे साइंटिस्ट थे, ई से आइंस्टीन हो गया, कंडेंसेट यानी कि कंडेंस कर दिया गया, ठंडा कर दिया गया बहुत ज़्यादा, तो इसलिए BEC उसको नाम रखा गया। और 2001 में हमारे आए नए साइंटिस्ट लोग आए, 2001 में 3 साइंटिस्ट को इसमें नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला, और उन्होंने इसको बनाया, जबकि बोस आइंस्टीन जो दोनों लोग थे, वो दोनों क्या किए, वो दोनों लोग बना नहीं पाए, बस थ्योरी दिया और उसका कैलकुलेशन दिया था, ठीक है, दिए थे वो लोग। और जो 2001 में जो लोग आए वो लोग इसको बनाकर दिखाए, ठीक है, इसलिए उन लोग को नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों इतना आप लोग को मुझे समझता हूँ कि आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अब इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए मैं पढ़ता हूँ और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल, ठीक है, क्या है, इसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसको
इसको केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसको क्या करना है, इसको सेल्सियस में, ठीक है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, और ये जो है दूसरा किसको किस में चेंज करना है, केल्विन में। ठीक है, केल्विन चेंज है, उसको सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, सेल्सियस में। आइए देखते हैं, पहला देखिए इसमें ए जो है 293 केल्विन दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 273 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बता चुका है कि अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस किया। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह जो 470 के है इसमें हम माइनस करेंगे 273 का, क्योंकि इसको हमको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या आएगा 147 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह अगर केल्विन में जब चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस का निशान लगाया। ठीक है, तो 25 में 273 हम जोड़ दिए तो क्या गया 298। उसी तरह 375 में हम ऐड किए 273 को, तो क्या है 648 केल्विन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये मैं पढ़ देता हूं। क्या है 3, कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसमें पहला है क्या है, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ठीक है, कह रहा है कि जो नेप्थलीन बॉल होता है वो डिसअपियर हो जाता है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ठीक है, बिना कोई सॉलिड दिए हुए या छोड़े हुए वो डिसअपियर हो जाता है विथ टाइम। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन मैंने प्रोसेस बताया था जो कि सॉलिड से चेंज होता है गैस में डायरेक्टली, तो वही करें बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन इजिली, वो सब्लिमेशन प्रोसेस को आसानी से कर लेता है, और इसलिए सब्लिमेशन क्या है, देखिए द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इजिली। ठीक है, इजिली या हम कह सकते हैं इजिली की सेकंड आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। ओके, अब देखिए थर्ड का तीसरा क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कह रहा है कि हम परफ्यूम का जो महक होता है उसको सूंघ सकते हैं बहुत दूर से, सेवरल मीटर अवे से भी। तो इसका क्या रीजन है, रीजन है कि परफ्यूम में हैव हाई डिग्री ऑफ वेपराइजेशन। जो परफ्यूम होता है इसमें हाई डिग्री ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक, यानी कि वेपर फॉर्म बहुत ज़्यादा उसमें रहता है। ठीक है, हाई डिग्री में होता है, एंड इट्स वेपर डिफ्यूज इनटू द एयर। और जैसे इसको आप प्रेस करके बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, उसका जो वेपर होता है डिफ्यूज कर जाता है, बहुत तेजी से डिफ्यूज कर जाता है। इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूजन क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या होता है वो डिफ्यूजन, तो वही वेपर जो फॉर्म है वो डिफ्यूज कर जाता है इनटू द एयर में इजिली, आसानी से। इसलिए ऐसा होता है कि आप दूर से ही परफ्यूम को स्मेल कर लेते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है बहुत तेजी से। चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहे अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। को क्या क्या दिया है, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन दिया है, कह रहा है इसको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज के लिए कहा है, किस दौर में, मतलब किसके हिसाब से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, आप जानते हैं कि शुगर में होता है, उसके बाद वाटर में होता है, उसके बाद ऑक्सीजन में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटा से बड़ा, तो सबसे कम किस में हुआ अट्रैक्शन फोर्स, ऑक्सीजन में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद शुगर में। तो समझ में आएगी बात, ये जो मैंने दिखाया है किसके बेस्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 का ए पार्ट कह रहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, कह रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पे फिजिकल जो स्टेट है वाटर का क्या होगा, लिक्विड होगा, आपको पता ही है लिक्विड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, या तो सॉलिड हो सकता है, आइस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है। सॉलिड मतलब कि आइस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म में हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस सॉलिड में भी हो सकता है, और अगर लेटेंट हीट अब्सॉर्ब कर लिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या हो सकता है वो लिक्विड में भी चेंज हो सकता है। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बॉइलिंग करेगा, और ये भी हो सकता है कि बॉइलिंग करके 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट।
ए और बी और सी, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन में 6 देखते हैं। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, 2 रीजन देना है जस्टिफाई करने के लिए। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। करेक्ट, वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो इसका रीजन दीजिए क्यों। क्योंकि इट, आप बहुत ढेर सारे इसमें रीजन दे सकते हैं, जैसे कि मैं 2 दिखा दिया हूँ। बिकॉज इट हैज़, इसके पास फ्लूडिटी होता है, फ्लो करने का उसके पास एक क्षमता होता है, फ्लूडिटी होता है। एंड आल्सो इट हैज़ द नो शेप, उसके पास कोई शेप नहीं होता है। और भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, ये भी हो सकता है, इसलिए वो फ्लूडिटी है उसका कर सकते हैं। इसका जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होता है, ये भी कर सकते हैं। और 6 का बी जो क्वेश्चन है ये क्या है, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी आयरन का जो अलमीरा होता है वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, तो क्यों, तो एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज रिजिड एंड फिक्स्ड शेप। ठीक है, क्योंकि उसका जो शेप होता है बहुत रिजिड होता है, फिक्स होता है, इसलिए वो चेंज नहीं हो पाता है, वो क्या होता है, सॉलिड ही रहता है। समझने की बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है मेरा 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है क्या, 7 क्वेश्चन, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि आइस अगर हम 273 डिग्री केल्विन पर रखते हैं और वाटर को भी 273 केल्विन पर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन ज़्यादा कूलिंग कर सकते हैं, मतलब कि कूलिंग करने की क्षमता आइस में क्यों ज़्यादा होती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 273 मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ज़्यादा ठंडा होता है, जबकि वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो उतना ठंडा या कूलिंग नहीं करता है, क्यों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर। ठीक है, मैंने बताया था ऐसा क्यों, एनर्जी उसके पास कम होता है आइस के पास वाटर से, क्यों बता रहे हैं। although both are at same temperature, जबकि दोनों एक ही टेम्परेचर पर रहते हैं, वाटर पॉसेस द एडिशनल हीट ऑफ एनर्जी, एडिशनल हीट, लेटेंट हीट। ठीक है, तो जो वाटर होता है ऐसा क्यों होता है कि आइस के पास एनर्जी जो होता है लेस एनर्जी होता है वाटर के अपेक्षा, क्यों, क्योंकि वाटर के पास एडिशनल लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट मैंने बताया था क्या होता है लेटेंट हीट, ठीक, तो एडिशनल लेटेंट हीट होता है ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। हेंस एट 273 केल्विन, इसलिए 273 केल्विन पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस इज मोर इफेक्टिव कूलिंग देन वाटर। ठीक है, आइस जो होता है वो मोर इफेक्टिव होता है कूलिंग करने के लिए वाटर के अपेक्षा। ठीक है, ये था। इसके बाद एक क्वेश्चन और, इसके बाद मैं छोटा छोटा क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए वो भी लिख लेते हैं। दोस्तों आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेन देखिए मुद्दा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि आगे की क्लास में यही आपका बेस बनने वाला है। ठीक है, ये अगर आपको आता है समझ में तो ही आप आगे समझ पाएंगे आगे की क्लास में, जैसे कि 10th 11th 12th ये सब बहुत केमिस्ट्री से ही भरा हुआ चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर पे आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, ज़्यादातर की जो थ्योरी क्लासेस हैं उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया हूँ एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें उससे निकली हैं, जो कंक्लूज़न निकला है, उस कंक्लूज़न के बेस पे मैंने इसको आपको पढ़ाया है, समझाया है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन आंसर लिखवा रहा हूँ आप लिख ले रहे हैं, एग्जाम में पास हो गए, बस वही मतलब है। क्वेश्चन आंसर तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेट पे अवेलेबल है, आपका गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लीजिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। मेन मकसद है समझना, इसलिए इसको अच्छा से समझते हुए चलिए। आइए क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8 क्या है कि व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरी बर्न बॉइलिंग वाटर और स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या मोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर बात कर लें बॉइलिंग वाटर का और स्ट्रीम का, अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम यानी भाप का और बॉइलिंग वाटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन बर्न प्रोड्यूस करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर, क्यों, क्योंकि स्टीम जो होता है यानी भाप, इसके पास क्या होता है, एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। इट पॉसेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, देयरफॉर बर्न प्रोड्यूस, इसलिए जो होता है बर्न प्रोड्यूस करता है बाय स्टीम आर मोर सेवरी देन द प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया।
कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब वही खेल है, वही पुराना वाला था। क्वेश्चन 7 जो था सेम वैसा ही क्वेश्चन 8 है, बस इसमें एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, उसमें क्या था, फ्यूजन था। ठीक, कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको कमेंट करना है। रिजिडिटी है, क्या है रिजिडिटी, ये देखिए आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बीचों बीच में क्वेश्चन कुछ दिया था, उसे मैंने छोड़ा हुआ था ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको करा दे रहा हूँ। अगले से क्लास में मैं ये शायद ना कराऊँ, आपको सिर्फ समझा दो, आप अपने से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ इट्स शेप। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है मैटर का जो कि रेसिस्ट करता है, यानी रोकता है कोई भी एनी चेंजिंग ऑफ इट्स शेप। ठीक है, कोई भी चेंजिंग जो होने वाला है, जो भी होता है उसको रोकता है, उसी प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, वही इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसमें उसका वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है, कब, बाई अप्लाइंग फोर्सेस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जो डिक्रीजिंग का वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी इट इज एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो। ठीक है, मैटर का एक एबिलिटी होता है फ्लो करने का, उसी एबिलिटी को कहते हैं फ्लूइडिटी, या उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लूइडिटी। शेप क्या होता है, शेप साइज सबसे क्या समझते हैं, शेप क्या है, हैविंग डिफरेंट बाउंड्रीज। ठीक है, साइज मतलब भी क्या, वही चीज। ठीक है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ मास विथ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वही चीज है। और फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, इससे आप क्या समझते हैं, गैस कंटेनर, अगर आपको कह दे कमेंट कीजिए फिलिंग और गैस कंटेनर, इससे आप क्या कमेंट करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे अपने से भी लिख सकते हैं। क्या है, ऑन फिलिंग अ गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। किसी भी गैस को अगर आप फिल करते हैं किसी भी कंटेनर में, तो क्या करेगा, वो गैस उस शेप को कंटेन कर लेगा। ठीक है, तो यही था। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, इसमें भी आप हो सकता है पूछ लें, वो बता दो। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें वाटर की, अगर सपोज कीजिए वाटर हो गया, एक मेरा कोई बाउल है या कोई भी एक हमारा बीकर है, इसमें हम वाटर भर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें अगर हम आइस डालते हैं तो क्या होता है, आइस हमारा तैरने लगता है, ऊपर तैरने लगता है ना। जबकि हमने क्या पढ़ा था, जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, ये हमने जाना था। लिक्विड में क्या देखा था, डेंसिटी इसका कम होता है, गैस में क्या देखा था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, ये हमने देखा था। डेंसिटी से आप क्या समझते हैं, डेंसिटी से मतलब कि कोई हमारा सपोज कीजिए इतना बड़ा कोई मैटर है या कोई सबस्टेंस है, इसका जो पार्टिकल्स है आपस में एकदम नज़दीकी से सटा हुआ है, इसके बीच में जो स्पेस है बहुत कम है, यानी कि ये कम दूरी में ही ज़्यादा मैटर कवर कर सकता है। ठीक है, इतना में इतना ज़्यादा पार्टिकल्स को कंटेन कर लिया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, डेंसिटी ज़्यादा हो गया। लिक्विड में क्या होता है, ये चीज़ थोड़ा कम होता है, डेंसिटी में जो पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं लिक्विड में, और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो इससे हम समझते हैं कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो पानी में डूब जाना चाहिए। जैसे कि आयरन, अगर इसमें हम आयरन ड्रॉप कर दें, आयरन, ठीक है, तो क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। उसी तरह आइस जो है, ये भी तो सॉलिड है, इसका भी डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, जो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं। तो ये क्यों नहीं डूब रहा है, तो देखिए इसलिए नहीं डूब रहा है क्योंकि जो आइस है, जो हमारा आइस है, इसका जो डेंसिटी है ज़्यादा नहीं है, किसके कंपेरिजन में, वाटर के, यानी कि वाटर का डेंसिटी हाई है। ठीक है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, और आइस का डेंसिटी कम है। ठीक है, समझ में आएगी बात। अगर दोनों के बीच में बात की जाए तो ऐसा क्यों है कि इसमें हम देख रहे हैं कि आइस जो है, आइस का डेंसिटी कम है। आइस का डेंसिटी कम क्यों है, इस पर अगर बात करें तो देखिए, आइए समझते हैं आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइस का स्ट्रक्चर हमारा केज लाइक, यानी कि केज यानी जाल के टाइप का होता है। जाल यानी कि कोई भी, जैसे कि पिंजड़ा हो गया, सपोज कीजिए इस तरह। ठीक है, इस तरह शेप होता है। ठीक है,
ये इसका पार्टिकल है, इस तरह इसका बॉन्डिंग बनाता है, बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ये खाली स्पेस है, क्या है, वैकेंट, वैकेंट स्पेस है, ठीक है, वैकेंट स्पेस, ये खाली है। तो क्या होता है कि इस तरह स्ट्रक्चर बनाकर जो हमारा सॉलिड होता है, सपोज कीजिए इस तरह हमारा स्ट्रक्चर बनाकर बीच में वैकेंट स्पेस छोड़ता है और ये प्रक्रिया जारी रहती है और ये बनता है हमारा एक सॉलिड, ठीक है, जो कि ये है, ये, ठीक है। तो क्या हुआ, बीच में स्पेस है, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर इसमें भी हो गए, ठीक है, इतना खाली जगह रह गया, तो क्या हुआ, इसका जो डेंसिटी था कम हो गया वाटर के अपेक्षा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आइस है, आइस की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, जिसके द्वारा आइस तैरता है पानी में। समझ आ गई बात दोस्तों। आपको एक बात सुनकर बहुत हंसी आएगी कि ये वीडियो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसके पहले जो बनाया था, तो जिस मोबाइल में मैंने बनाया वो मोबाइल ही गड़बड़ हो गई, ठीक है, यानी कि उसका सॉफ्टवेयर क्या पता नहीं क्या हुआ, अपडेटिंग मांगने लगा, उसका मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के लिए भी गया तो वो हुआ नहीं, गड़बड़ हो गया सब, अब बंद पड़ा हुआ है मोबाइल, तो दूसरे मोबाइल से करना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कई बात नहीं, होता है, दोबारा मैंने आपके लिए बनाया है, आपको होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप कमेंट कीजिए, और एक बार इसकी पिछले क्लास का जो भी थ्योरी का क्लास है उसको समझिए, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत एकदम मज़ा आ जाएगा आपको ये पढ़ने में, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मज़े कीजिए, अपना स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, कहीं जाइए मत, और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।